नमस्कार दोस्तों। उस बुजुर्ग महिला को जिसके साथ बदतमीजी की गई, एग्जीक्यूटिव क्लास में की गई, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट में की गई। कहते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में देश दुनिया के बड़े लोग सफर करते हैं, बहुत बड़े रिच लोग सफर करते हैं, क्योंकि सामान्य आदमी उस पर सफर नहीं कर सकता है। सामान्य आदमी का बजट उसी में खत्म हो जाएगा, शायद उसके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। तो बहरहाल एग्जीक्यूटिव क्लास से सफर कर रहे एक युवक ने एक बुजुर्ग महिला के साथ जो किया, उसकी निंदा शब्दों में ही नहीं, हर तरह से होनी चाहिए। इस पर कितनी धीरी कार्रवाई हुई, एक यह विषय है। क्यों इतनी धीरी कार्रवाई हुई, यह एक विषय है। दूसरा विषय है, क्या आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों की सरकार है और सारे महाभ्रष्टाचारी, जो कहते हैं कट्टर भ्रष्टाचारी, आम आदमी पार्टी में ही है? और इसके भी तमाम सारे सबूत सामने आ चुके हैं। चलिए इसके बाद में बात करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास राहुल गांधी की टी शर्ट को देख करके, इस सर्दी में भी टी शर्ट में चलने को देख करके समस्या हो गई है, संकट हो गया है और वो डरे हुए हैं? तो वो मुद्दों पर बात करने की बजाय राहुल गांधी पर हमला करते हैं, जबकि राहुल गांधी मुद्दों पर बात करते हैं, व्यक्तिगत बात नहीं करते। इन्हीं सारे विषयों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। सिलसिलेवार चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्या आम आदमी पार्टी भारत की सबसे कट्टर बेईमान भ्रष्ट पार्टी है? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पे बात करूं, उसके पहले पंजाब सरकार पे बात करता हूं। पंजाब सरकार के अभी 1 साल पूरे नहीं हुए, और आप समझिए जब 1 साल पूरे ना हुए, उनके 2 मंत्रियों को इसलिए हटना पड़ा क्योंकि कोई कमीशन खोरी कर रहा था, भ्रष्टाचार में लिप्त था, और कोई जो है वसूली कर रहा था और वसूली में लिप्त था। यह मैं बात क्यों कहता हूं? सरकार बनी आम आदमी पार्टी की इतने बड़े मैंडेट के साथ में बनी, जो ऐतिहासिक मैंडेट था, और इतना बड़ा जनमत पाने के बाद में जब आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद में तमाम सारे एमएलए, तमाम सारे मंत्री ऐसे हैं जो जीवन में पहली बार एमएलए बने, मंत्री भी बने। उन्हीं में से एक थे डॉक्टर विजय सिंगला। तो जनता ने इस तरह इन्हें जिताया, और जिताने के बाद क्या होता है? जिताने के बाद वो आकर के स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं भगवंत मान की सरकार में। और स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद सबसे मेगा प्रोजेक्ट था, अरविंद केजरीवाल ने उन्हें स्पेशली यह विभाग दिया था, और इस विभाग में आने के बाद में वो इस विभाग के तमाम लोगों से पैसे की वसूली शुरू कर देते हैं कि साहब काम हो रहा है तो इतने % आपको देना पड़ेगा, यहां इतने % देना पड़ेगा, वहां। और ये इतना ज्यादा हो गया, बगैर % के तो शायद पंजाब में आज काम ही नहीं होता है। पहले भी नहीं होता था, लेकिन आज बढ़ गया है, उसकी कीमत बढ़ गई है, और उसके सेंटर्स बदल गए। पहले कोई सेंटर होते थे, आज सेंटर कोई है। तो उसी तरीके से तो पहले से ज्यादा कट्टर बेईमान भ्रष्ट सरकार, और इसका प्रमाण सबसे पहला डॉक्टर विजय सिंगला है। और विजय सिंगला को अंततः गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद में अदालत ने उनके खिलाफ सबूत के साथ में चार्जशीट भी दाखिल। क्या आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाला है? नहीं, आज तक नहीं निकाला है। वो पार्टी के सदस्य। और जब इसकी बात करता हूं तो फिर दिल्ली आइए। दिल्ली में सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री रहे, सत्येंद्र जैन जो गृह मंत्री रहे, प्रिजन मंत्री रहे, सत्येंद्र जैन जो तमाम सारे विभागों के मंत्री रहे, वो क्या करते रहे?
वो जिस जिस विभाग में रहे वहां भ्रष्टाचार करते रहे, और भ्रष्टाचार का नतीजा यह है कि वो इतने बड़े भ्रष्टाचारी हुए कि उनको सीबीआई ने पकड़ा, जेल में है। आबकारी घोटाले से लेके तमाम सारी चीजें हैं उस सरकार पर है। मनीष सिसोदिया पर भी भ्रष्टाचार किया। आबकारी घोटाला वहां का बड़ा घोटाला है। तो आबकारी घोटाला, शिक्षा घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, परिवहन घोटाला, कौन सा घोटाला नहीं हुआ है? क्लासरूम निर्माण घोटाला, पीडब्ल्यूडी में घोटाला। तो घोटालों की सरकार यह आम आदमी पार्टी की सरकार है। भले ही जनता का मैंडेट मिल रहा हो, लेकिन घोटाले तो हो रहे हैं, और उन घोटालों और भ्रष्टाचार के कारण वो जेल में, और जेल में होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने उन्हें आज तक मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया है। जैसे डॉक्टर विजय सिंगला को उन्होंने आज तक पार्टी से बर्खास्त नहीं किया है। तो यह इस बात का सबूत है कि यह कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमानों की पार्टी है। और इसी का ही अब एक ताजा जीता जागता सबूत है, और वो है फौजा सिंह। फौजा सिंह इनके मंत्री, और फौजा सिंह जो इनके मंत्री हैं, उन्हें उनसे कल इस्तीफा लिया गया। और उन्होंने हालांकि कहा कि मैंने इस्तीफा निजी कारणों से दिया है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं। वास्तविकता यह है कि उनका ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें वो जिस तरीके से वसूली मांग रहे थे और जिस तरीके से सारी चीजें कर रहे थे, मंत्री और सब चीज का अपना तो दिखा रहे थे, जलवा दिखा रहे थे, तो वो चीजें, तो ये वसूली मंत्री है। तो कहीं वसूली वाले हैं, कहीं भ्रष्टाचार वाले हैं, कहीं कोई। तो ये आखिर हो भी क्यों ना, उनके जो सर्व प्रमुख है वो झूठ बोलने के आदी रहे हैं। उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, जो सदैव झूठ बोलते रहे। दिल्ली में इतना बीभत्स केस हुआ, अंजलि के साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ, घटना हुई, सारी चीज हुई, और उसके बाद में वो चुप्पी साधे बैठे रहे। उनकी पार्टी के कुछ लोग गए क्योंकि उन्हें उस क्षेत्र की राजनीति करनी, लेकिन जनता ने उन्हें भगा दिया। अंत वो जबरदस्ती और उसमें लगे रहे। स्थिति क्या है? वो तो कहते थे दिल्ली इतनी सुरक्षित होगी कि कुछ कहना नहीं। हर महिला को अपने मोबाइल फोन पे एक स्पेशल बटन देंगे, इमरजेंसी बटन। अगर कोई लड़की कहीं गलती से फंस जाती है किसी मुसीबत में, जैसे ही वो बटन दबाएगी, वैसे ही वाईफाई के जरिए पुलिस तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी उस लड़की की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। पुलिस 5 मिनट में पहुंच के उसको बचा सकती है। लेकिन जब सत्ता में आ गए तो कहते हैं पुलिस मेरे पास नहीं। जब भी दिल्ली में कोई एफआईआर होती है बलात्कार होता है, शीला दीक्षित कहती है पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कट लेती है। मतलब कैन द सीएम गेट अवे बाय सेइंग कि पुलिस हमारे कंट्रोल में। और आप समझिए, जब वो सत्ता में नहीं थे तब कहते थे, शीला दीक्षित कहती है पुलिस हमारे साथ में नहीं है। अरे मुख्यमंत्री जो चाहे वो कर सकता है, पुलिस क्या होती? पुलिस हमारे साथ काम करेगी और जैसे हम चाहेंगे वैसे काम करेगी, ये कहते थे। यही अरविंद केजरीवाल के सब थे। वो एक प्रशासनिक अफसर रहे हैं, रेवेन्यू विभाग के अफसर रहे हैं, और उन्हें पता है कि प्रशासनिक अमला कैसे चलता है। लेकिन उन्होंने ये झूठ बोला और झूठ बोला, और झूठ एक नहीं है, बहुत सारे। उन्होंने एक झूठ ये भी बोला था कि लड़कियों के लिए हम ऐसा मोबाइल में सिस्टम करेंगे जो वो बटन होगा, उसको दबाते ही तुरंत सैटेलाइट के जरिए और कैसे वाईफाई के जरिए वो कनेक्ट हो जाएगा, और पुलिस को इमीडिएट पता चल जाएगा किस पॉइंट पे है, और उस लड़की को तुरंत फौरी मदद मिल जाएगी चंद सेकेंड में। तो आप समझिए, और स्थिति क्या है? बिल्कुल उलट है। आज तक यह स्थिति नहीं है। और जब से अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए, रिकॉर्ड बलात्कार के केस हुए, रिकॉर्ड। इसके पहले इतने नहीं होते थे जितने आज दिल्ली में रेप के केस होते हैं या दूसरे। तो रेप कैपिटल वास्तव में पहले तो नहीं थी, अब बना दी है अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार। क्योंकि मोदी की सरकार के अंडर में पुलिस आती है, गृह मंत्रालय, और अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री है, तो स्वाभाविक तौर पे भले ही अब वो कोई बहाना दे, तो यह एक सत्य है। इस सत्य के बाद एक दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरा एक बड़ा जो मुद्दा है, जिस पर मैंने पहले कहा, इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट न्यूयॉर्क से आ रही होती है,
और उसमें बिजनेस क्लास में बैठा एक युवक शराब के नशे में धुत होकर एक बुजुर्ग महिला पर, जो उसी में यात्रा कर रही होती है, उस पर जाकर के पेशाब करने लगता है। आप सोचिए, मानसिकता देखिए। पुरुष पेशाब करता है, कैसे करता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए उस महिला के, आप मतलब आप कल्पना करिए, कोई महिला से आप पूछ लीजिए, उसके ऊपर जो है बैठी हो, लेटी हो, और उसके ऊपर आप खोल करके कोई पुरुष पेशाब करने लगे तो वो क्या कहेगी और क्या करेगी, ये स्थिति है। लेकिन एयर इंडिया ने क्या किया, उसके क्रू मेंबर्स ने क्या किया? कुछ नहीं। जब शोर मचा, उसने शिकायत की महिला ने, और महिला ने अंत में रतन टाटा को चिट्ठी लिखी, और रतन टाटा को चिट्ठी लिखी, तब इंडियन एयरलाइंस ने क्या किया, 1 महीने 30 दिन के लिए उसकी यात्रा को बैन कर दिया। आप समझिए कितना कि संवेदनशीलता नहीं है। यही इसी कारण कहा जाता था कि जरूरी है कि भारत सरकार की एक एयरलाइंस होनी चाहिए। और उसके बाद आज भगवान की कृपा से वो 42 दिन बाद में गिरफ्तार हुआ है। 42 दिन बाद में गिरफ्तार हुआ है। एफआईआर 28 दिसंबर को होती है और घटना 26 नवंबर की है। 26 नवंबर को ही उस महिला ने शिकायत की। इंडियन एयरलाइंस के तुरंत क्रू मेंबर्स आए और सब समझौता करने का दबाव बनाते रहे और सब कुछ करते रहे। तो यह स्थिति है। महिला ने कहा नहीं, कोई समझौता नहीं, और ये स्थिति। और ये जो लड़का है, इसको खोजने में बड़ा वक्त लगा। खोजने के बाद में पता चला ये शंकर मिश्रा है, अमेरिका की एक फर्म, उसमें ये जो है वाइस प्रेसिडेंट के पद पर है। और इसको लेकर के वो जो कंपनी है, वेल्स फार्गो कंपनी, उसने कहा हम उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं, हम व्यक्तिगत व्यवहार पर भी उच्चतम मानकों का पालन करते हैं, और ऐसी स्थिति में यदि हमारा कोई कर्मचारी इस तरह की हरकत करता है तो हम उसे बख्श नहीं सकते। हम उसको तुरंत वो करते हैं, और उसने इस शंकर मिश्रा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ये वाइस प्रेसिडेंट के पद पर तैनात था। आप समझिए अब स्थिति क्या होती है। उन्होंने कार्रवाई कर दी, एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर 28 दिसंबर को दर्ज हुई, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 7 जनवरी को उसकी बेंगलुरु में गिरफ्तारी हुई। लेकिन क्या किया है इंडियन एयरलाइंस ने? अभी तक कुछ नहीं किया है। सिर्फ अपने जो क्रू मेंबर्स थे, सहकर्मी थे, उन्हें भेजा है, चिट्ठी भेजी है कि हाँ साहब जवाब दीजिए और क्या करेंगे और कैसे करेंगे। यह स्थिति है। सीईओ एमडी कैंपबेल विल्सन ने 4 क्रू मेंबर्स को और पायलट को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आप समझिए अब तक कारण बताओ नोटिस जारी हो रहा है, जो घटना 26 नवंबर की है। आप कल्पना करिए। आरोपी के पिता क्या कहते हैं कि मेरा बेटा थका हुआ था और ऐसा था, और इस कारण से, श्याम मिश्रा नाम है इनके पिता का, और थका था, 2 दिन का जाग रहा था, और इसलिए उसने हो गया। और आरोप फर्जी है, वो ऐसा नहीं है, वो बड़ा संस्कारी है, बड़ा अच्छा लड़का है, और उसे अब ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है, और ये सारी चीजें बोल रहे हैं। आप समझिए अब तक जब ये हुआ था तो क्यों चुप बैठे थे? यदि ब्लैकमेल की बात थी तो आते सामने और कहते कि नहीं, हमारे बेटे ने ऐसा नहीं किया है, ये गलत आरोप है, गलत वीडियो वायरल हो रहा है और सारी चीजें। तो आप समझिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और नहीं किया तो ये घटना है। तो आप समझिए अमेरिका को जैसे पता चलता है, वहां की कंपनी इमीडिएट एक्शन लेती है। भारत की कंपनी भी अब तक सो रही है, और भारत की पुलिस, दोनों, क्योंकि दोनों ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो यह एक चिंता का विषय। और यही नहीं, इसके बाद इंडियन एयरलाइंस की एक दूसरी फ्लाइट में भी हुआ, जो पेरिस से आ रही थी, और उसमें भी कमोबेश इसी तरह की घटना हुई। आप क्या कहेंगे? क्या ये संस्कारी लोग बिजनेस क्लास में सफर करते हैं? आइए तीसरी बात करते हैं। राहुल गांधी। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो यात्रा कर रहे हैं। 3200 किलोमीटर की यात्रा वो कर चुके हैं, और 3200 किलोमीटर की यात्रा कर लेने के बाद में वो जब हरियाणा पहुंचे, और हरियाणा में कल उन्होंने पानीपत में एक विशाल रैली की, जो पानीपत के इतिहास की सबसे बड़ी रैली थी। उस रैली में
की सफलताएं और उसमें जिस तरीके से हुजूम जुटा, लोग खुद आए, सुबह से आई, इतनी भयंकर ठंड थी, 1.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और लेकिन सारे लोग, कोई कोट पहने था, कोई जैकेट पहने था, कोई कुछ पहने था, लेकिन राहुल गांधी अपनी उसी टी शर्ट में वो ऐसे ही चले। अब उस पे क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, उनके नेतागण रिसर्च करने में लग गए हैं कि आखिर राहुल गांधी टी शर्ट में कैसे चल सकते हैं, इतनी ठंड में कैसे चल सकते हैं। तो वो टी शर्ट पर अब रिसर्च में लग गए हैं और टी शर्ट में तमाम चीजें निकाल रहे हैं कि टी शर्ट में कोई ऐसा यंत्र लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है कि राहुल गांधी को सर्दी नहीं लग रही। राहुल गांधी के खान पान की चेकिंग वैसे ही हो जाती है, क्योंकि सीआरपीएफ उनके खान पान को चेक करती है, जो उनकी सुरक्षा है, और उसके बाद ही वो कुछ खाते पीते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, और राहुल गांधी शाकाहारी हैं, राहुल गांधी ड्रिंक नहीं करते हैं, ये सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। इसके बाद राहुल गांधी को बदनाम करने के हर काम किए गए, हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया, लेकिन अब इसके बाद जब कुछ नहीं मिला और राहुल गांधी जब जमीन पे चल रहे हैं, जनता के बीच में चल रहे हैं, सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है, तो अब क्या कहें। तो कभी उनके जूतों पे, कभी उनके टी शर्ट पे, कभी उनके पैंट पे, कभी उनके किसी और चीज पे, तो आप ये समझिए इस तरीके से उन पर कमेंट किया जाता है। कभी उनकी बहन पे, बहन के साथ में प्रेम भाव पे, कभी मां के साथ प्रेम भाव पे, और कभी स्थिति है उनके साथ में जो उनकी पार्टी के लोग या दूसरे और लोग मिलते हैं, उनके साथ प्रेमपूर्ण मिलते हैं, उस पर कितनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी टिप्पणियां की जाती हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इस तरह की स्थिति है। तो इस तरह की जब स्थिति हो तो आप समझिए। तो चलिए इसी पे बात करते हैं। तो आईटी सेल जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसने अब शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी की टी शर्ट में क्या है और क्या है, जबकि राहुल गांधी इन सब पर, किसी चीज पर कोई जवाब नहीं देते, अपनी ट्रोलिंग पर कोई जवाब नहीं देते, वो तो सिर्फ मुद्दे पे बात करते हैं। जब वो युवा सड़क पे दौड़ते हैं, लाखों लाखों दौड़े, जब उन्होंने सरकार से कि भैया ये अग्निवीर योजना हमें अच्छी नहीं लगी, हम आर्मी में देश की रक्षा करना चाहते हैं, तो फिर सरकार ने क्या किया आप जानते हो। सरकार ने कहा कि इनके अगर चेहरे कैमरा पे आ गए, जो धरना दे रहे थे, अगर इनके चेहरे कैमरा पे आ गए तो इनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और धमकाया उनको कि बाहर मत आओ, अग्निवीर के बारे में सच्चाई मत बोलो, नहीं तो तुम्हें सरकारी रोजगार नहीं मिलेगा। जबकि उनको जितना ट्रोल किया गया उतना तो किसी को नहीं किया, यह आप समझिए। और हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी को इतना ट्रोल नहीं किया गया, और हिंदुस्तान ही नहीं, उनके मीम बना बना के देश दुनिया में प्रसारित किए गए उनकी छवि खराब करने के। लेकिन अब धीरे धीरे जनता के पास उनकी वास्तविकता सामने आ गई, क्योंकि वो खुद अपनी नंगी आंखों से उन्हें देख रहा है और समझ रहा है। ये आप समझिए। तो उसमें अब भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी निकले हैं, उसमें वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस निशाना बनाते हैं, और निशाना बना करके वो लगातार कहते हैं कि एक जो अरबपतियों, जो सामाजिक विषमता पैदा कर दी है, आर्थिक विषमता पैदा कर दी गई है, उसको लेकर के कि कैसे नरेंद्र मोदी कुछ अरबपति मित्रों को, अपने मित्रों को लाखों लाखों करोड़ रुपए का कर्ज घंटों घंटों में माफ कर देते हैं। तो आप समझिए, और उनको तमाम ठेके पट्टे दिलवाते हैं, तमाम तरीके से जो प्रतिस्पर्धा है उद्योग जगत की वो खत्म करते हैं, और सिर्फ चंद लोगों के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी इसके विरोधी नहीं है कि किसी उद्योगपति को न किया जाए, लेकिन वो कहते हैं मोनोपोली नहीं चलेगी, मोनोपोली किसी के लिए चलेगी, समान रूप से आप कीजिए और आप पाइए, करिए। तो यह चीज है, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, हर उद्योगपति को, हर व्यापारी को, पहली चीज। दूसरी चीज वो हमला किस पे करते हैं कि किसान भूखा मर रहा है, किसान अपने खेत में उपजा करके उसकी कीमत नहीं पा रहा है, किसान के हक छीनने का फिर भी कोशिश की जाती है, किसान 700 से अधिक किसान मर जाते हैं, तब प्रधानमंत्री को होश आता है कि हां उन्होंने गलती की, और उस गलती को भी वो उतनी संजीदगी से नहीं मानते।
जगह जगह आंसू बहाने का ड्रामा करने वाले प्रधानमंत्री ऐसे वक्त में कहीं नहीं दिखाई देते। तो आप इससे समझ लीजिए कि वो किस तरीके से करते हैं। अपने 4-5 जो खास मित्र हैं उन्हीं के लिए काम करते हैं। उन्हें एयरपोर्ट, रेलवे सहित तमाम सरकारी जो उपक्रम है उन्हें सौंप देते हैं। तो ये आप समझिए। इसके बाद में जो नोटबंदी की गई, किस तरीके से वो नोटबंदी करके कुछ लोगों का काला धन सफेद किया गया और कुछ लोगों को किया गया, यह बात सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आ गई कि 98% नोट आ गए और वो सही पाए गए, यानी वो गड़बड़ नहीं थे। और जो 2% नहीं आए हैं उनमें से कुछ केसेस में फंसे हुए हैं, कुछ विदेश से आने हैं, कुछ और हैं। तो इस तरह से तो कमोबेश नोट पूरे पूरे आ गए। तो यह स्थिति है। इसके बाद में जीएसटी का जो गलत फैसला हुआ, जीएसटी को मनमानी किया गया। जीएसटी करने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन जीएसटी को जिस तरह से बेमेल किया गया, जिस तरीके से सही ढंग से नहीं किया गया, दूध से लेकर रोटी तक पे सब पे जीएसटी लगाया जा रहा है, तो उन सब चीजों पे वो सवाल करते हैं। वो भूमि अधिग्रहण कानून जो लेकर के आए थे उसे रद्द करने का जो नरेंद्र मोदी ने पूरी बार बार साजिश रची, बार बार कोशिश की, और इसके बाद तो यह स्थिति है कि क्यों आप किसानों का हक मारना चाहते हैं। इसके बाद में रोजगार के मसले पर वो बोलते हैं कि किस तरीके से लोगों का रोजगार युवाओं का छीना गया, किस तरीके से उन्हें बेरोजगारी में झोंक दिया गया, किस तरीके से जो है जो सैनिकों को अग्निवीर बना दिया गया, उनकी सेवाएं बर्बाद कर दी गई और वो शहीद होंगे, लेकिन वो शहीद सैनिक कहलाने की बजाय शहीद अग्निवीर कहलाएंगे। तो आप समझिए किस तरीके से, और उनको बाद में कुछ नहीं मिलने वाला, कोई पेंशन नहीं मिलने वाली। तो यह स्थिति है। इसके बाद में पार्लियामेंट में जब वो सवाल उठाते हैं तो उस पर कोई वो नहीं होता। चाइना हमारे देश की 2000 किलोमीटर से अधिक की जमीन कब्जा कर चुका है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है और उस पर चर्चा नहीं कराने को तैयार है। यह स्थिति जबकि पंडित नेहरू ने 1962 के युद्ध के बीच में भी चर्चा कराई, तो यह आप समझिए, और आज नहीं कराने को तैयार है। क्यों? क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। इसके बाद में तमाम सारे मुद्दे हैं। तो जिस तरीके से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके लोगों को डराया जा रहा है, जिस तरीके से धमकाया जा रहा है, वो सारी चीजें सामने। किस तरीके से चुनाव एजेंसी का और सारी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इन सारे मुद्दों पर वो बात करते हैं। लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जाती है और संविधान को नष्ट करने, किस तरीके से दलितों को खत्म करने की कोशिश हो रही है, किस तरीके से उनके हक मारे जा रहे हैं, किस तरीके से आदिवासियों के हक मार करके कुछ पूंजीपतियों को सौंपे जा रहे हैं, और ये सारी चीजें कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी किसी नाम पे ये होता है। जो नफरत फैलाई जाती है वो नफरत खत्म करने की लड़ाई की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। तो यह अंतर, वो आईटी सेल नफरत ढूंढता है, कमियां ढूंढता है, राहुल गांधी सच्चाई बयां करते हैं। यही वजह है कि जनता उनके साथ खुद दौड़ी उमड़ी आती है। रोजाना लाखों लोग उनके साथ चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, और राहुल गांधी खुद 3200 किलोमीटर से अधिक पैदल चल के आ चुके हैं। अब दानवीर कर्ण की नगरी में और कल कुरुक्षेत्र के मैदान में होंगे। तो पानीपत की लड़ाई उन्होंने फतह कर ली है और अब कुरुक्षेत्र की लड़ाई में आने वाले हैं। तो चलिए, इसके साथ में मैं अपनी चर्चा समाप्त करते हुए आपसे यही आग्रह करूंगा कि सच को जानिए, सच को पहचानिए, क्योंकि नकाब पहने हुए लोग, फर्जी लोग आपको ठगने के लिए खड़े हैं। इसलिए इन बहरूपियों से सावधान हो और उस सादे चीजों को देखिए, सच्चाई को देखिए। सच्चाई को अभी नहीं पहचानेंगे तो जिंदगी आपकी तो बर्बाद होगी ही होगी, आपके बच्चों, आपकी बेटियों, आपके दूसरे लोगों की भी बर्बाद होगी। इसलिए सच को पहचानना बेहद जरूरी है। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।